हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 14 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 14 के बारे में आप लोगों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। चैप्टर का नेम है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? तो एनवायरमेंट में जो चेंज हो रहे हैं उसके रिलेटेड जो केमिस्ट्री है उसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बोल सकते हैं। मतलब कि एनवायरमेंट में जो कुछ चेंजेस है, जैसे कि वोल्केनो इरोप्शन होता है, पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। सारा जो पॉल्यूशन है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके रिलेटेड जो कुछ डिटेल्स है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में मैंने बोला ऐसे कि जो एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंजेस है वो कैसे है कि अनडिस्क्राइबल है, कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे व्हीकल हो गए हैं, उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर में भी पॉल्यूशन स्प्रेड होता है। फिर वाटर में भी अभी तो पॉल्यूशन स्प्रेड हो रहा है। जाने अनजाने हम लोग, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन स्प्रेड कर रहे हैं। कि ऐसा बोल सकती हूँ कि हम लोगों को पता ही नहीं होता है और पॉल्यूशन हम स्प्रेड करते हैं, ऐसा हो सकता है। बट ये चैप्टर है वो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज की वजह से जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। तो अभी जस्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट हम लोग हमारे चैप्टर रिलेटेड जो कुछ इंफॉर्मेशन है उसका स्टडी हम करते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी सराउंडिंग जो कुछ भी है उसको हम एनवायरमेंट बोल सकते हैं। हमारी आसपास जो भी चीजें हैं, हमारे अलावा हमारे आसपास का जो कुछ है उसको हम एनवायरमेंट बोल सकते हैं। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मीन्स कि हमारे आसपास का जो पूरा एनवायरमेंट है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस के रिलेटेड केमिस्ट्री की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में से मिलती है। फर्स्ट ऑफ हम लोग देखते हैं कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में मैंने बोला ऐसे कि ये जो पूरा चैप्टर है उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। आगे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आए हो कि आगे की जो स्टैंडर्ड है आपकी उसमें ये चैप्टर रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। एयर पॉल्यूशन क्या है वो आप लोगों को पता है, वाटर पॉल्यूशन क्या है वो भी पता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या है वो भी पता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है, एसिड रेन क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब हम देखें तो मैंने बोला ऐसे कि इस चैप्टर में हम लोगों को स्टडी किसके बारे में करना है? तो पॉल्यूशन के बारे में। तो हम लोगों को पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट में एयर भी है, वाटर भी है और सॉइल भी है, यानी कि जमीन भी है। तो वातावरण में कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर में कैसे पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल में कैसे पॉल्यूशन हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। और वो पॉल्यूशन होने के बाद वो पॉल्यूशन की एनिमल्स और प्लांट्स पर क्या इफेक्ट होती है उसके रिलेटेड भी हमें स्टडी करना है। तो देखते हैं कि पॉल्यूशन कौन फैलाता है? तो जो पॉल्यूटेंट है वो पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन मुझे करनी है, तो ऐसा बोल सकती हूँ कि ऑब्जेक्ट स्प्रेडेड पॉल्यूशन इज कॉल्ड ए पॉल्यूटेंट। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो पॉल्यूशन स्प्रेड करते हैं उसको हम पॉल्यूटेंट बोल सकते हैं। पॉल्यूटेंट किसको बोलते हैं? तो ऑब्जेक्ट स्प्रेड pollution is called
पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूशन स्प्रेड करते हैं उसको हम पॉल्यूटेंट बोल सकते हैं। क्लियर। अब ये जो पॉल्यूटेंट है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पॉल्यूटेंट है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट बोल, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट की बात करें हम तो 2 टाइप्स के होते हैं कि बायोडिग्रेडेबल और सेकेंड टाइप है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जिसका कंपोजिशन हो जाता है उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोल सकते हैं, और जिनका डिकम्पोजिशन होता नहीं है उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। अब जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो है उसमें क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही पड़े रहते नहीं है, डिकम्पोज हो जाते हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो कॉम्पैक्ट फ्रूट वेजिटेबल है उसमें से हम लोग खातर बना सकते हैं। बायोगैस प्लांट में उसका यूज होता है। मतलब कि जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है वो डिकम्पोज हो सकते हैं, और डिकम्पोज होते हैं तो एटमॉस्फेयर में से वो दूर हो गए ऐसा बोल सकते हैं। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट वो एटमॉस्फेयर में वैसे ही पड़े रहते हैं, मतलब कि वो डिकम्पोज होते नहीं है, और डिकम्पोज नहीं होते तो वो पॉल्यूशन स्प्रेड करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो एटमॉस्फेयर में से निकल जाते हैं कुछ टाइम के बाद। जैसे कि हम लोग सब्जी काटते हैं तो बची कुछ सब्जी होती है वो हम बायोगैस प्लांट में ट्रांसफर कर देते हैं तो उसमें से गैस बन जाता है, और वो गैस भी हमारे लिए यूजफुल है। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं, आप लोगों ने पेस्टिसाइड्स के बारे में स्टडी किया है, DDT है, प्लास्टिक है, ऐसे जो पॉल्यूटेंट है वो डिकम्पोज नहीं होते, और डिकम्पोज नहीं होते हैं तो वो जहां पर भी हम फेंकते हैं वहां पर वैसे के वैसे रहते हैं। वैसे पॉल्यूटेंट को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट बोल सकते हैं। तो इतना क्लियर। अब मैंने बात की पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन में हम लोगों को एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, और सॉइल पॉल्यूशन क्या है वो भी सीखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि पॉल्यूटेंट क्या है, तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक DDT है, इसका फुल फॉर्म है, वो बार बार पूछ लेते हैं कि DDT क्या है, पॉल्यूटेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। कोई बार पूछ लेते हैं कि DDT का फुल फॉर्म और DDT का स्ट्रक्चर क्या है। तो DDT का फुल फॉर्म बोल दे हम लोग को, तो हम लोग लिख सकते हैं डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख ले तो इथेन है, मतलब कि वहां पर 2 कार्बन प्रेजेंट है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो हमें पता है। तो यहाँ पर एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन और 3 क्लोरीन है और 1 कार्बन अटैच है। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है वहां पर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, फिनाइल ग्रुप के साथ क्लोरीन भी प्रेजेंट है। तो DDT का स्ट्रक्चर आपको बोलते हैं, तो DDT का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको DDT बोलते हैं। क्लियर। क्या है ये, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, और उसका स्ट्रक्चर और उसका फुल फॉर्म है कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। 2 कार्बन है इसलिए हम इसको इथेन बोल सकते हैं। इथेन में 1 कार्बन के साथ 2 फिनाइल ग्रुप अटैच है, और 1 कार्बन है उसके साथ 3 क्लोरीन अटैच है। क्लियर। तो DDT का फुल फॉर्म हमें पता चल गया, स्ट्रक्चर बुक में नहीं किया है, एक बार ड्रॉ कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट है वो पॉल्यूशन स्प्रेड करते हैं, और जो पॉल्यूशन है वो 3 टाइप्स के हैं। हम लोगों को जो स्टडी करना है वो 3 टाइप्स के पॉल्यूशन है कि एयर पॉल्यूशन, एयर में पॉल्यूशन होता है उसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन
और सॉइल पॉल्यूशन। अब जो एयर पॉल्यूशन है, हम लोग जानते हैं कि सी लेवल से अप तक देखें, सी लेवल से जैसे जैसे अप जाते हैं तो बहुत सारे लेयर, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर, जो एयर है वो कहाँ पर होती है, एटमॉस्फेयर में होती है। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, एयर में जो पॉल्यूशन है उसको एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर हैं, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, फिर लिथोस्फियर है, मेसोस्फियर है, उसके और भी नेम है कि हाइड्रोस्फियर है, बहुत सारे लेयर। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेयर कौन से है, तो हम लोग रहते कहाँ पर है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद क्या आता है, स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर है क्या, हम लोगों को ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बारे में स्टडी करना है। तो जो ट्रोपोस्फियर है वो सी लेवल से 10 किलोमीटर की रेंज में आता है। ट्रोपोस्फियर है वो सी लेवल से 10 किलोमीटर की रेंज में आता है। ट्रोपोस्फियर में कौन कौन से पॉल्यूटेंट है और वो पॉल्यूशन कैसे स्प्रेड करते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। और स्ट्रेटोस्फियर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर सी लेवल से 10 to 15 किलोमीटर की रेंज में आता है। स्ट्रेटोस्फियर है वो सी लेवल से 10 to 15 किलोमीटर की रेंज में होता है। तो ये दोनों जो लेयर है वो लेयर में पॉल्यूशन कैसे स्प्रेड होता है और वो पॉल्यूशन स्प्रेड होने के बाद उसकी एनिमल और प्लांट्स पर क्या इफेक्ट होती है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो पता है कि ट्रोपोस्फियर में जनरली कौन कौन से गैस हो सकते हैं, तो ट्रोपोस्फियर में हम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, CO2 यहाँ पर प्रेजेंट होता है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, ओजोन लेयर है हमारा। जो ओजोन लेयर है वो जो सन में से अल्ट्रावायलेट रे आते हैं उससे हमें बचाता है। ओजोन लेयर है एक कवच है, मतलब कि हमारे लिए नेचुरली ये सब गॉड गिफ्टेड है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी उसमें पॉल्यूशन स्प्रेड कर रहे हैं। तो पॉल्यूशन स्प्रेड करते हैं तो उसकी साइड इफेक्ट किसको होगी, हम लोगों को ही होगी। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत सारे एसी का यूज करते हैं, फ्रिज का यूज करते हैं, तो उसमें से जो CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर जो ओजोन लेयर है जो हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है, उसमें होल बनाते हैं। तो होल बनेंगे तो क्या होगा, जो सन रे है, सन रे में से जो अल्ट्रावायलेट रे निकलते हैं वो डायरेक्ट हमारे पर आते हैं और वो हमें इफेक्ट दिखाते हैं। तो क्लियर, अब हम इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करते हैं। मैंने बोला कि इसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। जस्ट अभी हम देखते हैं ट्रोपोस्फियर में कौन कौन से गैस है, तो O2 गैस है, N2 गैस है और CO2 गैस है। अब ये सारे गैसेस है, O2 तो हमें पता है कि विदाउट ऑक्सीजन तो हम लोग सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। फिर ये अदर गैसेस है वो भी हमारे लिए यूजफुल है। तो हम देखते हैं कि ट्रोपोस्फियर में जो पॉल्यूशन होता है उसके जो पॉल्यूटेंट है वो कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे पॉल्यूशन को स्प्रेड करते हैं, डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। क्लियर। अब ट्रोपोस्फियर में वो मैंने बोला ऐसे कि गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब जो गैसियस फॉर्म में जो पॉल्यूटेंट है उसकी बात करें तो ट्रोपोस्फियर में जो पॉल्यूटेंट है गैसियस फॉर्म में उसमें आता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, उसके बाद आता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ
कार्बन। ये सारे जो ऑक्साइड्स है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, सारे ऑक्साइड्स है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। सल्फर के जो ऑक्साइड है उसको हम SOX बोल सकते हैं, इसको हम NOX बोल सकते हैं, इसको हम COX बोल सकते हैं। क्लियर? तो जो ऑक्साइड्स है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं और वो ऑक्साइड्स है वो कैसे स्प्रेड होते हैं और उसकी इफेक्ट हमें क्या होती है तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ देखते हैं हम लोग की ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सारे ऑक्साइड्स गैसियस फॉर्म में है। सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं उसको हम SOX बोल सकते हैं। अब सल्फर के जो ऑक्साइड्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं। SO2 मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर इतना? अब सल्फर डाइऑक्साइड आता कैसे है? तो जब सल्फर वाले जो फ्यूल होते हैं वो फ्यूल बर्न होते हैं, मतलब कि सल्फर वाले फ्यूल्स है वो बर्न होते हैं तो एटमॉस्फेयर में SO2 स्प्रेड होता है। सल्फर वाले जो फ्यूल है वो बर्न होते हैं तब SO2 गैस है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड है वो मिक्स होता है। अब जनरली मैंने बोला कि जो पॉल्यूटेंट है ट्रोपोस्फियर में, जो पॉल्यूटेंट है वो पॉल्यूटेंट गैसियस फॉर्म में होते हैं। अब गैस हमारी बॉडी में जाएगी कैसे? तो हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो गैस हमारी बॉडी में जाती है, ऐसा बोल सकते हो। ऑक्सीजन की जगह अदर गैस हमारी बॉडी में जाती है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में उसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ज्यादा है। तो जब सल्फर वाले जो फ्यूल है वो बर्न होते हैं तो SO2 है वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होता है और एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होता है। अब जब SO2 वाली जो एयर है वो हमारी ब्रीथ में जाएगी तो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इफेक्ट करेगी, यानी कि हमारे लंग्स में इफेक्ट होती है। और लंग्स में इफेक्ट होती है तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारी उसमें क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है और अस्थमा जैसे डिसीज हमें हो सकते हैं। क्लियर? SO2 आया कहाँ से? तो जब सल्फर वाले जो फ्यूल है वो बर्न हुए तो एटमॉस्फेयर में SO2 स्प्रेड हुआ। SO2 जो स्प्रेड हुआ वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देता है और SO3 बनाता है। यहाँ पर इक्वेशन हमें बैलेंस करनी है तो हो गई। तो SO3 बना कैसे? SO2 बना कैसे? तो फ्यूल बर्न होता है सल्फर वाला तब SO2 बनता है। SO2 जब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन देता है और SO3 बनाता है। अब ये जो रिएक्शन रेट है वो स्टार्टिंग में क्या होती है? कम होती है, बट जैसे जैसे उसको कैटालिस्ट मिल जाता है जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो थोड़ा अप जाता है, ट्रोपोस्फियर से बाहर जाके वो कहाँ पर जाता है? स्ट्रेटोस्फियर में जाएगा। तो स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन है वो ओजोन एज अ कैटालिस्ट वर्क करता है और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी होती है, H2O भी होता है। तो SO2 है वो H2O के साथ भी रिएक्शन देता है और H2SO4 बनाता है। देखते हैं कि SO2 है ना उसको देखो O3 मिल जाता है तो O3 एज अ कैटालिस्ट वर्क करता है और एज अ कैटालिस्ट O3 वर्क करेगा तो ये वाली जो रिएक्शन है ना वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, मतलब कि SO2 में से SO3 में डायरेक्ट जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और हम लोगों को पता है कि कैटालिस्ट आता है तो जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर SO2 में से SO3 बनता है और O2 मिलता है। क्लियर? अब सेकेंड बात मैंने बोली कि जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है वो भी एज अ कैटालिस्ट वर्क करती है। तो यहाँ पर जो SO2 और H2O है वो डायरेक्ट रिएक्शन देते हैं और H2SO4 बनाते हैं। अब ये H2SO4 है वो क्या करता है? जब रेन होती है तो जो रेन वाटर है उसके साथ मिक्स हो जाता है और जो वाटर है वो रेनी वाटर जो है वो एसिडिक बन जाता है तो एसिड रेन होती है। तो क्लियर कि SO2
किस तरह बनता है, SO2 में से SO3 में कैसे कन्वर्ट होता है, उससे हमें क्या इफेक्ट हो सकते हैं। प्लांट में क्या होता है, प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर बनने से पहले टूट जाते हैं। तो क्लियर एस। अब ट्रोपोस्फियर में ऑक्साइड्स ऑफ जो सल्फर है उसके बाद आता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हम लोग देखें तो NO2 और NO3। क्लियर। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है उसमें है NO2 और NO3। अब जो NO है उसको हम बोल सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड्स। NO2 को बोल सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO3 मतलब नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड्स। क्लियर, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड्स। अब क्या होता है, हम लोगों को पता है कि ये लिख देना, NO को नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO3 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हम लोगों को पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में N2 भी है और O2 भी है, दोनों गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन गैस भी एटमॉस्फेयर में है और ऑक्सीजन गैस भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट वो दोनों स्टेबल हीट होती है, स्टेबल टेम्परेचर होता है, तब नॉर्मल टेम्परेचर में वो लोग रिएक्शन नहीं देते, बट उसमें लाइट स्ट्रिक्स आती है। मतलब कि जब बारिश होने वाली होती है तो हमें पता है कि क्लाउड होते हैं और क्लाउड में लाइट स्ट्रिक्स आती है। तो जब लाइट स्ट्रिक्स ये दोनों को मिलती है तो वो दोनों रिएक्शन करते हैं। क्लियर, इन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, तो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर वो कभी रिएक्शन देते नहीं है, बट जब रेनी सीजन होती है तो हमें पता है कि क्लाउड में लाइट स्ट्रिक्स होती है, बादल गरजते हैं, बिजली होती है, वैसा हम लोग देखते हैं। तो वो बिजली होती है तब लाइट स्ट्रिक होती है और वो लाइट स्ट्रिक एज अ कैटालिस्ट वर्क करती है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड हो जाती है, दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो हमें नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड मिलते हैं। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो नाइट्रिक ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देता है और NO2 बनाता है। ये जो NO2 है वो NO2 का ऑक्सीडेशन होता है और उसमें से NO3 बनता है। तो क्लियर, जब लाइट स्ट्रिक होती है तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ रिएक्शन देते हैं और उसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, वो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करता है और NO2 बनाता है। NO2 की एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और NO3 बनता है, बट ये NO3 है वो NO3 माइनस फॉर्म में होता है और ये NO3 माइनस है वो सॉइल में मिक्स होता है। सॉइल में मिक्स होता है तो जो प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया है वो राइजोबियम बैक्टीरिया इसका यूज करते हैं। कोई भी ह्यूमन बींग्स या कोई एनिमल्स है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ राइजोबियम बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो क्लियर, N2O2 दोनों की रिएक्शन होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो NO2 बनाता है, NO2 का ऑक्सीडेशन होता है तो NO3 मिलता है। क्लियर, तो ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो भी हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इफेक्टेड और उसको डैमेज करता है। क्लियर,
उसके बाद आता है कार्बन के ऑक्साइड। ट्रोपोस्फियर में ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, आप लोगों को पता है कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पॉइजनस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, पॉइजन है, वन टाइप ऑफ पॉइजन है। क्या होता है कि जब भी कोई भी फ्यूल होता है उनका इनकम्प्लीट कंबल्शन होता है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कोई भी लकड़ी जलाओ, जो हमारा पेट्रोल है हम कार में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कि कार में जो पेट्रोल यूज करते हैं उसका टोटली कंबल्शन नहीं होता है, तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे लिए तो बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जनरली हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग जब ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो जब ऑक्सीजन अंदर होता है तब क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जब ऑक्सीजन को हम जब इनहेल करते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। बट ऑक्सीजन की जगह जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी ब्रीथ में चला जाएगा, इनहेल होगा, तो क्या होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ऑक्सीजन हम ब्रीथ में लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। बट कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में एंटर होता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंपैरिजन में 300% एक्स्ट्रा स्टेबल है। मतलब कि एक बार बन जाता है फिर वो डिकम्पोज नहीं होता है, टूटता नहीं और स्टेबल हो जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि हमारी बॉडी में 3 to 4% भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है और हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है और हमारे लिए वो डेंजरस होता है। क्लियर? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्रीथ में जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है एज कंपैरिजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा स्टेबल है और बॉडी में थोड़ा भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें इफेक्ट होती है। फिर उसके बाद हमारी नर्व सिस्टम में भी इफेक्ट आती है, रेस्पिरेशन सिस्टम में भी इफेक्ट आती है और वो डैमेज हो जाती है। क्लियर? अब CO2 क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब कोई भी फ्यूल होता है उसका कंप्लीटली कंबल्शन होता है तब CO2 बनता है। और हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी एटमॉस्फेयर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स है वो ब्रीथिंग में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और जो ऑक्सीजन आउटसाइड पे निकालते हैं और वो ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं। तो CO2 एटमॉस्फेयर में होना चाहिए बट इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो। क्लियर? तो जो CO2 है वो प्लांट्स के लिए तो यूजफुल ही है बट अभी तो क्या है कि बहुत सारा फ्यूल, बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे व्हीकल है तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 की जो रेंज होनी चाहिए, जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो क्वांटिटी से अभी बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो गई है। तो उसकी वजह से CO2 बहुत सारा एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो गया है, बहुत सारा बढ़ गया है। उसकी वजह से अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग जो बोलते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में
हम लोग एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, बट अभी फिलहाल इतना कि ट्रोपोस्फियर में जो गैसियस फॉर्म में जो पॉल्यूटेंट है वो पॉल्यूटेंट की इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। क्लियर? अब बाकी का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में।